हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कृषि विपणन के दोष। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है फोर्ज सेल्स यानी कि विक्रय की बाध्यता। प्रायः भारतीय कृषक स्वेच्छा से अपनी उपज को नहीं बेचता, बल्कि दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के तुरंत बाद गांव में ही बेचनी पड़ती है। नंबर 2, लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों का अभाव। देश में परिवहन के साधन अपर्याप्त, अविकसित एवं दोषपूर्ण हैं। हमारे अधिकांश ग्राम रेलों व सड़कों द्वारा मंडियों के साथ संबंधित नहीं हैं, इसलिए किसान अपनी उपज ग्राम में ही बेच देने के लिए बाध्य हो जाता है। नंबर 3, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, कृषि उपज की घटिया किस्म। भारत में कृषि उपज की किस्म प्रायः घटिया होती है, जिसके कारण कृषकों को कम मूल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया किस्म की होने के कई कारण हैं, जैसे खराब बीजों का उपयोग, फसलों के रोग, कीड़े मकोड़ों के आक्रमण, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, फसलों की कटाई का दोषपूर्ण ढंग आदि। भारतीय किसान अत्यंत निर्धन, अशिक्षित और अपनी उपज की ही बिक्री व्यवस्था से अपरिचित है, इसलिए वह अपनी उपज की किस्म की ओर ध्यान नहीं दे पाता। नंबर 4, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अभाव। कृषकों का स्वयं का कोई सुसंगठित बिक्री संगठन न होने से उन्हें कृषि उपज के संगठित क्रेताओं से प्रतियोगिता में सदैव हानि उठानी पड़ती है। नंबर 5, इनएडिक्वेट एंड अनसाइंटिफिक स्टोरेज सिस्टम, अपर्याप्त एवं अवैज्ञानिक संग्रहण व्यवस्था। कृषि उपज का वैज्ञानिक ढंग से संग्रहण करने के लिए गांवों में सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। प्रायः कृषि उपज को विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बनाए गए बर्तनों में रखा जाता है, जिसके उसके सड़ने गलने और चूहों एवं चींटियों द्वारा नष्ट होने की आशंका रहती है तथा ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी पैदावार को शीघ्र ही बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नंबर 6, लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, श्रेणीकरण व प्रमापीकरण का अभाव। इसमें सुनिए, हमारे देश में अधिकांश किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण नहीं कर पाते। वे ऊंची व नीची दोनों किस्मों की उपज को मिलाकर बाजार में बेचते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें घटिया उपज के दाम ही मिल पाते हैं। नंबर 7, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस, मूल्य सूचना का अभाव। भारतीय कृषकों को मंडियों में प्रचलित एवं संभावित कीमतों का पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता, जिसके कारण किसान फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में असफल रहता है। नंबर 8 आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज, मध्यस्थों का बाहुल्य। भारत में किसान तथा उनकी उपज के अंतिम उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यवर्ती लोग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, दलाल, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इत्यादि। इनमें से सभी अपनी अपनी सेवाओं के लिए कुछ न कुछ लेते हैं। अनुमान लगाया गया है कि मूल्य में से उत्पादकों को 50% से 80% भाग ही प्राप्त होता है और शेष मध्यस्थों द्वारा ही हड़प लिया जाता है। नंबर 9, फ्रॉडुलेंट प्रोसेस यानी कि कपटपूर्ण पद्धतियाँ। इसमें सुनिए, शाही कृषि आयोग के अनुसार मंडियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ किसी भी प्रकार चोरी से कम नहीं हैं। भारत में जब कभी किसान अपना माल मंडियाँ, विशेषकर जो अनियमित है, में ले जाता है, तो वहाँ प्रचलित बहुत सी बुराइयों व धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेता को बहुत सी हानियाँ सहनी पड़ती हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने मंडियों में प्रचलित निम्न धोखेबाजियों की ओर संकेत किया है। उपज का एक अच्छा अंश नमूने या वानगी के रूप में निकाल लिया जाता है। दलाल सदा ही क्रेता का पक्ष लेकर कार्य करता है। यहाँ तराजू बाटों में गड़बड़ी की जाती है। मूल्य आड़तिया व क्रेता का दलाल तय करता है। किसान को विश्वास में नहीं लिया जाता है। विवाद की स्थिति में किसान के हितों की रक्षा करने वाला मंडियों में कोई नहीं होता। नंबर 10 आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ यानी कि वित्तीय सुविधाओं का अभाव। भारत में आज भी वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। कृषि के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन साख के लिए एवं दैनिक खर्चे के लिए धन का अभाव रहता है। छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं
प्रदान करने से में राष्ट्रीयकृत बैंकों व सहकारी समितियां सफल रही हैं, जिससे कृषक अपनी उपज को साहूकार की इच्छानुसार बेचता है। देश के लगभग 80% कृषक इसी श्रेणी में आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी प्रयास। इसमें नंबर 1 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स, नियमित मंडियों की स्थापना। सरकार ने कृषि बिक्री व्यवस्था में सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वह है नियमित मंडियों की स्थापना। नियमित बाजारों की स्थापना का उद्देश्य कृषि पदार्थों की बिक्री को नियमित करना और कुशल बनाना है, जिससे बाजारों में प्रचलित अनुचित रीतियाँ समाप्त हो जाएं। इन बाजारों का प्रबंध बाजार समितियों की देखरेख में होता है, जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों व स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इन बाजारों का मुख्य लक्ष्य बाजारी कटौतियों को कम करना और किसानों को उचित मूल्य का विश्वास दिलाना है। 31 मार्च 2010 के दिन देश में 7,157 नियमित मंडियाँ थीं। देश में 21,221 ग्रामीण नियमित बाजार हैं, जिनमें से लगभग 15% नियमों को दायरे में काम करते हैं। नंबर 2 आता है फैकल्टीज़ फॉर स्टोरेज, गोदाम की सुविधाएं। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में ही व्यापारिक दृष्टि से कृषि उपज के लिए संग्रह एवं गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अर्थव्यवस्था में संग्रह और गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार है: केंद्रीय एवं राज्य गोदाम निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारी भंडार गृह। इस योजना के अधीन 30 जून 2009 तक 20,689 भंडारण परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनकी क्षमता 240.87 लाख टन है। नंबर 3 कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी बिक्री समिति। सरकार द्वारा कृषि उपज की बिक्री संबंधी दोषों को दूर करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इन समितियों ने काफ़ी उन्नति की है। सन 1963 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि बिक्री संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज स्टोरेज, ग्राम्य गोदामों का निर्माण। 1979 से 80 में सरकार ने एक नई योजना ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड आरंभ की, जिसमें सहकारी समितियां, बाजार समितियां तथा राज्य भंडारण निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से 1000 टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कराने का कार्य किया गया। इन गोदामों के निर्माण के लिए कुल लागत को 50% केंद्र व राज्य के बीच बराबर बांट लिया गया तथा 50% वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था। नंबर 5 फैकल्टीज़ ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, श्रेणीकरण व प्रमापीकरण की सुविधा। कृषि उपज के श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। विपणन एवं जांच निदेशालय से 41 कृषि वस्तुओं के संबंध में निर्यात करने से पूर्व किस्म जांच करानी आवश्यक है। आंतरिक उपभोग के लिए एगमार्क के अंतर्गत महत्वपूर्ण वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जाता है। विपणन तथा निदेशालय ने अब तक 200 कृषि वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित किए हैं। नंबर 6 आता है इम्प्रूवमेंट इन वेट एंड मेजरमेंट, माप विधि तथा बाटों में सुधार। नियमित बाजारों की स्थापना हो जाने से बाटों की समस्या बहुत से उन बाजारों में बहुत हद तक दूर हो गई है। 1 अप्रैल 1962 से बाटों और मापों में मीट्रिक पद्धति लागू करने से इस दिशा में बहुत सुधार हुआ है। नंबर 7 बेटर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, बेहतर यातायात की व्यवस्था। समन्वित सड़क विकास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि देश के लाखों गाँवों को शहरों की मंडियों को से जोड़ा जा सके। नंबर 8 प्राइस स्टेबलाइजेशन, यानी कि मूल्य स्थिरीकरण। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि तथा कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से सन 1966 से सरकार प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन कीमतों व वसूली कीमतों की घोषणा करती है। नंबर 9 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल बोर्ड्स, विशेष बोर्डों की स्थापना। भारत सरकार ने रबड़, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, गरम मसाले, नारियल, तिलहन और वनस्पति तेल आदि के बारे में विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित किए हैं। हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड ने न केवल ऑपरेशन फ्लड में सहायता दी है, बल्कि यह तेल और अन्य कृषि वस्तुओं के विक्रय का भी कार्य कर रहा है। नंबर 10 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़,
सहकारी विपणन समितियों का संगठन। भारत सरकार ने बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन दिया है और इस कार्य में विशेष बल उधार एवं विपणन पर ही रखा गया। प्राथमिक विपणन समितियों को केंद्रीय विपणन समितियां और राज्य स्तर पर शिखर विपणन समितियां कायम करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी विपणन समितियों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय सहकारी कृषि विपणन संघ अर्थात नेफेड की स्थापना 1958 में की गई। नंबर 11, स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार। खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार सबसे पहले केंद्र एवं राज्य सरकारों के खाद्य विभागों ने आरंभ किया। नंबर 12 आता है साइंटिफिक स्टोरेज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण। ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रही है। यह योजना जो मार्च 2001 से कार्यान्वित की जा रही है, निजी तथा सहकारी निकायों को भंडारण परियोजनाओं की पूंजी लागत पर सब्सिडी प्रदान करती है। नंबर 13, फ्यूचर ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 में जिनसों में वायदा व्यापार को प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें अधिसूचना के निर्गम द्वारा सभी जिनसों में वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और राष्ट्रीय स्तर के जिन्स विनिमय केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। नंबर 14, AGMARENET, यानी कि कृषि विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क 2002। इसका उद्देश्य फार्म उत्पादन स्टोर करने और उनकी आपात बिक्री रोकने के लिए किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। नंबर 15 है स्टेबलाइजमेंट ऑफ TRTFED, ट्राइफेड की स्थापना। जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तु को अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की। नंबर 16 है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि कृषि विपणन का राष्ट्रीय संस्थान। इसमें शिक्षण, अनुसंधान व परामर्श के कार्यक्रमों द्वारा देश में कृषि विपणन के ढांचे का विकास करना किया। नंबर 17 एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स AEZ, यानी कि कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना। भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में कृषि निर्यात बल दिया गया है और एक नई योजना विशेष कृषि उत्पाद योजना चालू की गई ताकि फलों, सब्जियों, फूलों और छोटे वन उत्पादों को निर्यात प्रोन्नति हो सके। नंबर 18 फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, फल और सब्जी विपणन। और नंबर 19 है मॉडल लॉ ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन से संबंधित मॉडल कानून। नंबर 20 है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि विपणन अधोसंरचना को मजबूत बनाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।